उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन में। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आज हम मना रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर वर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो घर में हो, कार्यस्थल में हो या समाज में हो, अस्वीकार्य है। यह न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज की समानता और न्याय की भावना पर गहरा आघात करता है। मैं कुशा सिंह और मेरे साथ हैं डॉक्टर नमिता वर्मा मैम, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे। ये जैसे कि आपने बता दिया कि क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली मैम क्या है कुशा मैडम कि लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी की अगर जब हम बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक बुनियादी मानव अधिकार ही नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने से हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव जिसको हम कहते हैं वो पड़ता है। क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो ही अर्थव्यवस्थाएं मजबूत बनती हैं और तभी विकास भी होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। क्यों अभी जो हमारी कैंपेन चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो क्या है? जी मैम, है ना, इसी को बढ़ावा देने के लिए ही तो है। लेकिन फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी हर समाज में गहराई से मौजूद है। बिल्कुल मैम, है ना। महिलाओं को अच्छे काम के अवसर तो बहुत कम मिलते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की नौकरियों में बांट दिया जाता है, उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जबकि काम समान होता है। बिल्कुल। तो ये क्यों है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, ये सारी इनइक्वालिटीज हैं। कई बार उन्हें बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं मिल पाती हैं, है ना। जैसे आप ये देखिए, महिलाएं काम करने जाती हैं, प्रॉपर हाइजीनिक हमें वॉशरूम्स नहीं मिलते हैं, रनिंग वाटर नहीं होता है वहां पे, सोप नहीं पड़े होते हैं, जबकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हमें मेंटेन करने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ये सब जरूरत है ना। रेस्ट रूम्स होने चाहिए। रेस्ट रूम्स उन पर्टिकुलर दिनों के लिए होने चाहिए जिन दिनों एक महिला को असुविधा होती है ना। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। हमारे मतलब जो वर्क प्लेस है उसमें वेंडिंग मशीन्स बनी होनी चाहिए, वेंडिंग मशीन्स होनी चाहिए जो सैनिटरी नैपकिन्स को वेंड करें, और उसी की डिस्पोजेबल मशीन्स भी होनी चाहिए, जिससे कि भाई जो हमारा हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे ना। फीडिंग टाइम, क्योंकि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो वो देखिए आप मानसिक रूप से भी खुद भी परेशान होती है, और उसका उस नवजात शिशु से कितना जुड़ाव होता होगा। फीडिंग टाइम, टच एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तो फीडिंग टाइम देना चाहिए। मैटरनिटी लीव की बात करें हम तो ये देखिए कितनी जरूरी है कि जो महिला 9 महीने बच्चे को वूम में रख के पैदा कर रही है, पैदा करने के बाद उसको उस प्रॉपर स्थिति में, पुरानी वाली स्थिति में आने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये मैटरनिटी लीव उसी के लिए है, चाइल्ड केयर लीव उसी के लिए बनी है। तो ये सारी सुविधाएं, जब हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वर्क प्लेस पे नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी और हमारी इकोनॉमी दोनों डाउन ट्रोडन होगी। तो मैं कुशा जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कुछ डेटा बता सकती हैं? जी तो मैम, जैसे जो मैं कुछ डेटा इकट्ठा किया है, मैं सभी को इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि 165 देशों में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए कानून है, लॉज हैं, लेकिन सिर्फ 104 ऐसे देश हैं जो घरेलू हिंसा के खिलाफ पूरी तरह से मजबूत कानून जहां पे मौजूद है और जो ढंग से कर रही है इस पे कड़ी कार्रवाई जहां होती है। जिन देशों में ऐसे कानून हैं जहां कड़ी कार्रवाई होती है, वहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले पार्टनर द्वारा हिंसा के जो दर हैं वो सिर्फ 9.5% है, 9.5% सिर्फ इतने हैं। जबकि जहां ऐसे कानून नहीं है, जहां कानून ढीले ढाले हैं, जहां पे घरेलू हिंसा को बोलते हैं कि ये कमरे के अंदर की वायलेंस है, हमें क्या लेना देना, वहां पर ये दर 16.1% तक है। तो देखिए जहां पे कानून
कानून की व्यवस्था है वहां पे कम है, जहाँ पे अव्यवस्थित है वहां पे ज्यादा है। बिल्कुल, ये डेटा से ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा है कि बताता है कि लॉ की कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। फिर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ WHO की रिपोर्ट है, हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा दुनिया में मानव अधिकारों के सबसे आम उल्लंघनों में से एक है। 2013 की WHO की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार है ये, और ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 35% महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक और यौन हिंसा का सामना कर चुकी हैं। ये कितना बड़ा डेटा है मैम, है ना? 35%। तो ये हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी शारीरिक या यौन हिंसा हमने झेली है, और इसी को फाइट करने के लिए आज का हमारा ये दिन है। तो मैम, आज के हमारे दिवस के बारे में उद्देश्य थोड़ा आप बता दीजिए श्रोताओं को। जी, थैंक यू सो मच मैम। उद्देश्य की अगर हम बात करें, देखिए ऑब्जेक्टिव ही किसी भी दिवस का नींव होता है, बिल्कुल, है ना, वही फाउंडेशन है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, खासकर आज के दिवस की, तो हम कहते हैं कि समाज में सम्मान, समानता और सुरक्षा, इन सारी भावनाओं को सशक्त बनाना है। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करना न केवल सरकारी या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब का सामूहिक दायित्व है। बिल्कुल, है ना, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज अ सोसाइटी हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी बेटी, बहन, माताएं, मौसी, चाची सभी की सुरक्षा करें। बिल्कुल जी। और यही दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो घर पे हो, चाहे हमारे वर्क प्लेस पे हो, या हमारे समाज में हो रही हो, ये एक गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन है। बिल्कुल मैम, है ना। ये दिन एक्चुअली हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि 21वीं सदी में भी क्या महिलाएं इसी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना कर रही हैं? बहुत बड़ा सवाल और क्या करते रहना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है जी मैम। ये तो था ऑब्जेक्टिव, और थोड़ा सा हमने इसका बेस बता दिया। मैं इसी कंटिन्यूएशन में बात को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहूंगी मैम कि इस दिवस का उद्देश्य तो स्पष्ट कर दिया हमने श्रोताओं को। ये दिन कब मनाया गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू मैम। तो मैं इसकी हिस्ट्री पे जानना चाहूंगी। तो ये है कि आज जिस दिन में हम महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के हम आज जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक लंबा और बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास जुड़ा हुआ है, और ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ना कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रहा एक ग्लोबल मूवमेंट है। पहले तो 1979 में यूनाइटेड नेशंस ने की जो महासभा हुई थी, वहां पे ये संधि अपनाई गई थी, जिसको बोलते हैं महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन हुआ था, और ये दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम था। पर फिर भी इसमें हम मतलब इस समय 1979 में फिर भी इसको इतना सीरियसली लिया नहीं गया, और हिंसा चलती रही महिलाओं के अगेंस्ट। इसके बाद 1993 में फिर से संयुक्त राष्ट्र ने इसी स्थिति की गंभीरता को संभालते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा करी, डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये घोषणा पहली बार स्पष्ट किया कि महिलाओं पर हिंसा ह्यूमन राइट्स का गंभीर उल्लंघन है, और इसे खत्म करना सभी देशों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और 2008 में प्रॉपर ये अभियान शुरू हुआ, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और ये अभियान जो शुरू हुआ, ये अभी हम जिसका हिस्सा हैं, यह अभियान पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाने, सरकारों को सक्रिय करने और संसाधनों को बढ़ाने के लिए शुरू किया था। और ये क्यों 25 नवंबर का जो दिन चुना गया, सबसे अच्छा ये था कि 25 नवंबर का जो दिन था, संयुक्त राष्ट्र ने 25 नवंबर को ही क्यों अपना ये घोषित किया ये दिवस, ये मीराबल बहनों की स्मृति में किया गया। यह दिवस यूनाइटेड नेशंस ने 1999 में आधिकारिक रूप से घोषित किया था। इस दिन को मानने के पीछे ये उद्देश्य था महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। मैम, जैसे अभी हमने 25 नवंबर की बात करी, आप 25 नवंबर पे थोड़ा और, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है मीराबल सिस्टर्स वाली, थोड़ा सा आप इस पे हमें और रोशनी डाल दीजिए। जी मैम। एक्चुअली 25 नवंबर की डेट ही क्यों चुनी, उसके पीछे का कारण था मीराबल सिस्टर्स।
मीराबल जो सिस्टर्स थी उनकी याद में 1960 डोमिनिक रिपब्लिक में तानाशाही शासन के विरोध के कारण निर्मम रूप से इनकी हत्या कर दी गई थी दोनों बहनों की, और वे महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बनी। इस दिवस को हम यूनाइट कैंपेन के नाम से भी जानते हैं, है ना, जो कि जिसका नारा है ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। इस अभियान का उद्देश्य है देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों को एकजुट करना। ऑरेंज कलर को आशा, ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना गया है। यह रंग हिंसा से मुक्त, सुरक्षित और समान समाज के निर्माण की आशा दर्शाता है। इस बार की जो थीम है वो है यूनाइटेड टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी, मीराबेल सिस्टर जो थी वो 3 बहनें थी जिन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के जो डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, उनके खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट उन्होंने करी। और आज भी डोमिनिकन रिपब्लिक में तो वो बहुत मेजर फिगर्स हैं, मगर आज भी जब हम वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तब हम मीराबेल सिस्टर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट फिगर के रूप में भी जानते हैं। जी 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 मैम, इसी चर्चा को आगे करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल अब्यूज की हम जनरली बात करते हैं, तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकती हैं कि एक्चुअली ये डिजिटल अब्यूज है क्या? बिल्कुल, डिजिटल अब्यूज जैसे जैसे हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम जो काम कर रहे हैं, वैसे ही डिजिटल हमारे लाइफ में भी उतना ही घुस रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में उतनी ही घुस रही है। जी बिल्कुल। और वैसे ही इसका उपयोग महिलाओं और लड़कियों को नए और खतरनाक तरीकों से नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है। जी जी जी। आजकल के जो डिजिटल टूल्स हैं, बिल्कुल, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने, उनका पीछा करने, डराने, धमकाने, इन सब कार्य में बढ़ रहा है। इसमें हम पहले बात करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं पहला पॉइंट जो शामिल करूंगी वो है बिना अनुमति के प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर करना। बिल्कुल मैम। जिसको हम रिवेंज पॉर्न भी कहते हैं, लीक न्यूड्स कहते हैं। किसी की अनुमति के खिलाफ उसकी वीडियो बना देना और उसको शेयर करना। जी। फिर है साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, ऑनलाइन धमकियां देना, ऑनलाइन थ्रेट्स जो मिलते हैं। बहुत ही खराब ये होता है साइबर बुलिंग। जी। आज हमारे सब युवा इसका शिकार कोई ना कभी हुआ ही है। जी जी। फिर है ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन हरासमेंट और यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट। जी। फिर है एआई से बनाए गए डीप फेक नाम की टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है आजकल, जिसमें एक व्यक्ति की नकली फोटो या उसकी अश्लील फोटो बना देते हैं और मॉर्फिंग करके एकदम ऐसा लगता है कि वो असली फोटो है। और वीडियोस भी बन जाती हैं और अब ऑडियो भी बन जा रही हैं एआई की मदद से, जिसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है पहचानना कि ये असली है कि नकली है। और ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस आज के सोसाइटी के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर हम आते हैं सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, नफरत भरी बातें और झूठी जानकारी फैलाना। फिर हम आते हैं डॉक्सिंग के ऊपर। डॉक्सिंग एक किसी की जानकारी को ऑनलाइन मीडियम में शेयर कर देना। जैसे लीक कर देना। बिल्कुल, जैसे किसी की आईटीआर हो गई, किसी की एनुअल इनकम हो गई, किसी के कुछ कोई होटल में गया तो वो वाली इंफॉर्मेशन, तो ऐसी किसी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सार्वजनिक कर देना, ये डॉक्सिंग कहलाता है। फिर है ऑनलाइन स्टॉकिंग एंड सर्वेलेंस, पीछा करना या किसी की गतिविधियों पर निगरानी रखना। ऑनलाइन ग्रूमिंग एंड ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस, जैसा हम बोलते हैं। ऑनलाइन ग्रूमिंग बहुत ही डार्क एक चीज है जो मैंने पढ़ा। उसमें ये होता है कि 12-13 साल की लड़कियों को, जो अभी यंग हैं, छोटी हैं, उनको जब वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो कुछ पीडोफाइल्स जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को ग्रूम करते हैं। ग्रूमिंग मतलब कि उनको ऐसे उनका माइंड वॉश कर देना कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाएं और वो उस व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाएं। तो क्योंकि ये बच्चियां अभी बहुत छोटी होती हैं, यंग होती हैं, इनको उतनी समझ भी नहीं होती है। बिल्कुल, तो वो ग्रूमिंग का शिकार हो जाती है। इसे ऑनलाइन ग्रूमिंग कहा जाता है। फिर आता है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें
एक व्यक्ति अपना रूप बदलकर या रूप किसी और का रूप लेकर धोखा करते हैं। ये कैट फिशिंग बहुत ही कॉमन आजकल हो रहा है, पैसे वैसे की फ्रॉड में और फ्रॉड फॉर्जरी में कैट फिशिंग करते लोग और लड़कियों को फंसाते हैं। फोटो होगी किसी और की और टाइप कोई और टेक्स्ट कर रहा होगा, तो इसे कैट फिशिंग बोलते हैं जी। और ये महिलाओं के प्रति नफरत फैलाने वाले ऑनलाइन समूह जिसको हम मैनोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, नए नए टर्म्स मैम हमें पता चल रहे हैं, जैसे अभी मैनोस्फीयर की बात कर रही है, अभी जैसे आपने बताया ऑनलाइन स्टॉकिंग, पहले हम स्टॉकिंग की बात करते थे कोई पीछा कर रहा है, एक्चुअली अब ऑनलाइन स्टॉकिंग ऑनलाइन है मैम। देखिए मैनोस्फीयर के बारे में बताना चाहूंगी। मैनोस्फीयर एक ऐसा समूह हो गया है जो स्टार्ट तो होता है, शुरू तो वो दावा तो ये करते हैं कि हम पुरुषों की समस्याएं और मेंस राइट के बारे में काम कर रहे हैं, पर वो नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। जो ये ग्रुप्स होते हैं, एक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उन महिलाओं के खिलाफ गलत बातें, लड़कियों के खिलाफ हिंसा, इन सबको वो सामान्य बना देते हैं। और बल्कि बहुत ही कट्टरपंथी लोग इसमें जुड़ जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अपनी अलग आइडेंटिटी बना के मैनोस्फीयर को बढ़ाते हैं। वो घर में अपनी बीवी की हर बात मानेंगे, दे विल बी वेरी गुड हस्बैंड्स, दे विल बी वेरी गुड सन्स, अपनी मदर का केयर करेंगे, मगर ऑनलाइन वो वुमेन हेट्रेड को बढ़ावा देंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक हमारे जीवन में नए नए, मैंने आज टर्म्स आप बोल रहे हो, पर बहुत ही रियलिटी है मैम, ये बहुत सैड रियलिटी है आज की। पहले जमाने में अगर कोई बदमाश होता था तो एटलीस्ट सामने बदमाश होता था। हाँ बिल्कुल, अब तो वो स्क्रीन के पीछे चला गया है। अब समझ में ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज जो आपने इतने हमें टर्म्स भी बताए हैं नए नए, जो हम सोचते नहीं, जो हमारी सोच से परे हैं। जी मैम, है ना, बिल्कुल। और ये हमारी सोसाइटी को एक्चुअली बहुत गर्त में लेके जा रहे हैं। बहुत। ये जो हिंसक व्यवहार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन नहीं रहता, ये असल जिंदगी में भी आ जाता है। असल में भी हिंसा और जबरदस्ती, फोर्सफुली लड़कियां शिकार होती हैं, शारीरिक नुकसान और यहाँ तक कि महिलाओं और लड़कियों की हत्या तक हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑनलाइन हरासमेंट्स। बिल्कुल, इसका असर लंबे समय तक रहता है, पीड़ितों की जिंदगी भर इसका प्रभाव इसमें रहता है। डिजिटल हिंसा का शिकार एक और चीज है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती हैं, खास करके वो महिलाएं जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, पत्रकार, जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट होंगी, और कई महिलाएं राजनेताएं, कई महिलाएं जो मानवाधिकार की रक्षक हैं, और यंग गर्ल्स, हम सब 17-18 साल की, और कई यंग गर्ल्स जो सोशल लाइफ में एक्टिव हैं, वो डिजिटल हिंसा का ज्यादा शिकार होती हैं। आप ऐसा सोशल लाइफ में तो आजकल एक छोटा बच्चा भी एक्टिव हो गया है। बिल्कुल, आप देखिए ना। बिल्कुल। जो ऑनलाइन दुर्व्यवहार के रूप में शुरू होता है वो तेजी से खतरे में बदल सकता है और सिर्फ स्क्रीन और सीमाओं से परे ये फैल जाता है। मतलब लिमिटेड नहीं है ना ये। जो हिंसा है वो ऑनलाइन से बढ़कर कब स्क्रीन से पार आ गई ये मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारे पे हावी हो गई है। बिल्कुल, और हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं बहुत इजीली। कई महिलाएं घर में फंस जाती हैं, कई लोग वर्क प्लेस में फंस जाते हैं, कई बहुत ही पब्लिक एरियाज में ऐसे डिजिटल वायलेंस का उनको सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। जी, महिलाएं सुरक्षित अपने ही घर में महसूस नहीं कर पाए तो मतलब सोचिए आप, ये कितना सैड रियलिटी है मैम। हाँ, लेकिन ये आज की सैड रियलिटी है मैम। किसी को भी सिर्फ ऑनलाइन मौजूद होने के कारण डर में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी मैम यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल दुनिया सभी के लिए एक सुरक्षित जगह है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, है ना। और तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें मैं इसी पे कोट करना चाहूंगी कि जो ये ऑनलाइन हैरेसमेंट बढ़ रहे हैं, इससे हम कैसे फाइट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए हमें बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है तत्काल कार्यवाही, यानी इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन में सबसे पहला ब्लॉक एंड रिपोर्ट। बिल्कुल। दूसरा है स्क्रीनशॉट लीजिए,
एविडेंस इकट्ठा करना है। बिल्कुल एविडेंस इकट्ठा करने हमें। तीसरा है अवॉइडेंस, यानी कि ज्यादा उस लफड़े में पड़ने का नहीं। बिल्कुल, जितना आप उसमें घुसेंगी, लड़ाई करेंगी या कुछ भी आपने जवाब दिए तो आप उसकी तह में घुसती चली जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कानून की। बिल्कुल, लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कानून की मदद ली जा सकती है इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है मैम कि हम सब जागरूक हों। बिल्कुल मैम, है ना। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना अवेयर होंगे हम उतना ही इन चीजों से बच के रहेंगे। जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है साइबर बुलिंग के लिए वो है 1930। जैसे ही हमारे साथ कोई साइबर क्राइम जैसा घटना घटित होती है या हमें लगता है, इवन हमारे थॉट्स में भी आता है कि हमारे साथ ये हो गया है, तो हमें तुरंत 1930 को कॉल करना चाहिए। तो आज के दिन में तो इस पूरी वार्ता को हम वाइंड अप करते हुए उषा जी, आप और हम क्या कहना चाहेंगे? हिंसा नहीं, सम्मान चाहिए, हर नारी को अधिकार चाहिए। थैंक यू सो मच श्रोताओं, आज हमें सुनने के लिए। ऐसे ही अलग अलग तरीके के टॉपिक्स में हम आइंदा बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद आपसे। नमस्कार। नमस्कार।